शाम के 7 बज गए थे, लेकिन शारदा जी का दिल फिर भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा उसे ऐसे छोड़कर जा सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। मुकेश के पिताजी के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया, तो क्या गलत किया? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई, ये उसे पता ही ना चला। किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से थकी हारी शारदा जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगाई और एक चाय शारदा जी को भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे श्याम नाम से बुला रहे थे। आज तक कोई बेटा अपनी माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या? पुलिस वालों ने उस वृद्धा की ओर इशारा करते हुए कहा, तो वो नवयुवक युवक बोला, अम्मा आप परेशान ना हो, मेरा नाम श्याम है। मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया, तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमर बैल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है। आप मेरे साथ चलो, आपकी उम्र के बहुत मिलेंगे वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई हूँ, पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो फिर तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे श्याम बाबा ले जाएंगे। तो पुलिस वालों ने कहा, अम्मा ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर का या किसी रिश्तेदार का पता दो तो तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको श्याम के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ दिया, तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊं? शारदा जी ने मन में सोचा और फिर बोली, बेटा मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। शारदा जी ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे श्याम के साथ जाना पड़ता, और स्वाभिमानी शारदा जी को ये मंजूर नहीं था कि किसी की दया पर भीख मांग लिया जाए। उसकी साड़ी में कुल 700 रुपये बंधे थे। उसने 100 रुपये निकाल कर श्याम को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग मेरा चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर सकूं। तो श्याम कुछ ही देर में सब्जी पूड़ी ले आया। शारदा जी ने खाने के बाद कहा कि बेटा मुझे शौच के लिए जाना है। श्याम पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी तो शारदा जी ने श्याम से कहा कि बेटा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू जा। नहीं माँ जी, तुम इस भीड़ भाड़ में खो जाओगे, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा। श्याम कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफ़ी लंबी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद श्याम वहाँ पहुँचा, लेकिन शारदा जी वहाँ नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो काफ़ी समय पहले चली गई। तो श्याम ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुँचने पर देखा कि वहाँ भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में शारदा जी को ढूंढना आसान नहीं था। शारदा जी बस कदम बढ़ाई जा रही थी कि कहाँ किस ओर जाना है, ये तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थी। उसे आज भी अपने बेटे मुकेश की वो छवि याद थी, जब पहली बार उसके मुंह से माँ शब्द निकला था। तो वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। सोचते हुए शारदा जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जो यादें उसे कभी सुख का अनुभव कराती थी, आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा मुकेश आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई शारदा जी भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था। वो उस पर जाकर बैठ गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी कि ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देता है। फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं।
करीब 10 मिनट सुस्ता के शारदा जी फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगीं। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। तो अपने आप ही शारदा जी के कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेजी होती जा रहा था। वो भी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण शारदा जी की आंख लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने शारदा जी से पूछा तो शारदा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा तो पंडित जी बोले, अम्मा जी, आप ऐसे यहाँ पर तो नहीं रह सकती हो। तो शारदा जी ने कहा, आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। तो पंडित जी वहाँ से चले गए और जब सुबह आए तो देखा बेंच खाली था। शारदा जी पहले ही जा चुकी थी। वो कमजोर जरूर थी, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से 10 का नोट निकाल कर एक चाय वालों को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है? 5 का चाय और 5 का बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर शारदा जी कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी, जहां बैठकर वो चाय के साथ बिस्किट खा सके। शायद चाय वाला समझ गया था कि वो क्या देख रही हैं। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। शारदा जी बुदबुदाई, नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। आशीर्वाद देते हुए शारदा जी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची और एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद वह लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता। हाल हाल चाल तो पूछ ही लेते हैं। ये शहर के लोग कितना बदल गए हैं। शारदा जी मन ही मन बुदबुदाई। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। तो शारदा जी सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएं। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम से कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था। बस शांत मन से अपने कदम बढ़ाती जा रही थी और अपने पोते दक्ष को याद करने लगी कि 14 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं था। वो अपने बाप को अकेला आते देखकर उस पर क्या बीतेगी, मुकेश क्या कहेगा, उसे क्या ये कह पाएगा कि वो अपनी माँ को मेले में छोड़ आया। मुकेश ने जो मेरे साथ किया, क्या उसने सपने में भी कभी सोचा है कि भविष्य में उसका बेटा दक्ष भी उसके साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन इतना सब सोचा होता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। चलते चलते शारदा जी न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। तो शारदा जी वहीं खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। बच्चों की तेज आवाज से शारदा जी का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। कुछ बच्चे एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान पर खड़े थे और उस चाय वाले से कह रहे थे कि क्या पांडे जी, कितना इंतजार करवाओगे पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं। बस बेटा, रमेश आने वाला होगा। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उल जुलूल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कम का नौकरी से निकाल दिया होता। उनकी बात सुनकर शारदा जी उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो
मैं पराठा बना दूँ इन बच्चों के लिए? अरे! आप क्यों बनाएँगी? इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, पराठे बनाने के पैसे नहीं लूँगी तुमसे। शारदा जी के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था उन्होंने, और उनके हाथ का खाना ऐसा स्वाद कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे गए। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा जी, मजा आ गया। हर रोज पांडे जी को लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी। कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। आज बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में रमेश भी आ गया और आते ही बोला, ये क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया? ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात सुने रमेश बिगड़ गया। तो पांडे जी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, हाँ, रख लिया। मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो तुझे कब का बाहर निकाल दिया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली है। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। इतना कहकर शारदा जी जैसे ही जाने लगी तो पांडे जी ने उनको रोकते हुए बोला, अम्मा, तुम काम करोगी? बेटा, काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का काम छीन कर नहीं। शारदा जी ने कहा तो पांडे जी बोला, काम का क्या लोगी जितने में स्वाभिमान जी से भी जी सको। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से यह पूरा संसार ही मेरा घर है। बेटा, शारदा जी की बात सुनकर पांडे जी ने कहा, अम्मा, तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। और हाँ रमेश, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएंगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंदना तेरा तेरे जिम्मे, और पराठा बनाना अम्मा के। समझ आई बात? पांडे जी की बात सुनकर बेमन से रमेश ने हाँ कह दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज्यादा ही तारीफ हो गई। लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें आराम मिला। आज पांडे जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो। शारदा जी ने कुछ और पराठे बनाकर रमेश और पांडे जी को भी खाने को दिए और फिर खुद भी खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उन्हें पता चल रहा था। पांडे जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि शारदा जी की दुकान में ही सो सके। और शाम 8 बजे पांडे जी और रमेश अपने घर के लिए निकल गए। अब शारदा जी अकेली रह गईं। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपने यादों की अपनी ओर खींच लेती है। शारदा जी भी उन यादों में खींची चली जा रही थी। कहते भी हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। उन्हें अपने पोते दक्ष की बहुत याद सता रही थी। यही वो समय होता था जब वो शारदा जी से कहता, आज कोई नई कहानी सुनाओ, और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। शारदा जी अपने पोते दक्ष की खास दोस्त थी, जिनसे वो कुछ नहीं छुपाता था। गद्दे पर लेटी हुई शारदा जी अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि दक्ष कैसे रह रहा होगा। उसके बिना अब तक तो मुकेश घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने, दक्ष ने मुझे मेले से खिलौने लाने को कहा था, पर ना जाने अब उसकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊंगी भी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। शारदा जी ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी।
लेकिन फिर भी शारदा जी आंखें बंद करके सो गईं। सुबह 7 बजे जब रमेश आया तो शारदा जी जाग रही थी। क्या हुआ अम्मा, नई जगह नींद नहीं आई क्या? तो शारदा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा, मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबलने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंथ दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है। नहीं बेटा, मैं शिकायत क्यों करूंगी? कहते हुए शारदा जी ने उठकर 2 कप चाय बनाई। चाय पीते हुए रमेश ने कहा, अम्मा, एक बात पूछूं क्या? तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब है बेटा। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा, आपकी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। अम्मा, चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा, कल जैसे ही मज़ेदार 2 आलू के पराठे बना दो, तो शारदा जी बड़े प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। इस काम के रूप में शारदा जी को जीने का सहारा मिल गया था, और इन बच्चों की हंसी और चहक में वो अपना दुख भूल जाती थी। धीरे धीरे शारदा जी उन बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसीलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। पांडे जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। हर दिन शारदा जी को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती शारदा जी। जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। उनका तकिया रोज रात को भीग जाता। अब ये उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे। पांडे जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे रमेश अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहता। अम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं। बेटा, मुझे आज 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं, आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। रमेश ने शारदा जी का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था और उसे ही अपने बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए दे देती थी। रमेश को बहुत उदास देखकर शारदा जी ने सोचा, वो आज जरूर मौका देखकर पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेगी। पांडे जी अब दुकान पर कम बैठते थे। अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए रमेश को पैसे देते और निकल जाते। आज नियत समय पर पांडे जी आ गए तो शारदा जी ने उसके लिए चाय बनाई और फिर बोली, बेटा रमेश दिन भर बहुत मेहनत करता है। मेरे साथ उसका काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या रे अम्मा, और अब अम्मा के भी कान भरने लगा है तुम? अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है। आगे देखूंगा। रमेश को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पांडे जी निकल गया। शारदा जी को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा दे। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, एक नंबर का हरामी है ये। सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीबी है, 2 बच्चे हैं। 7 हजार में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने की आखिरी में थोड़ा रुपया बचाकर घर बेच पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ गई तो खर्चा ज़्यादा हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊं। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है।
शारदा जी ने कहा तो रमेश बोला, नहीं अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग है और हक का पैसा अलग। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें? मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, और मुनाफा एक खाता है। तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी। बेटा, मुश्किल में पांडे जी ने मुझे सहारा दिया। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से मौका देखकर तुम्हारे लिए बात करूंगी, ठीक है? अम्मा चलो, अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब रमेश काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। शारदा जी उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वो इस बीच कई बार पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जू ही नहीं रेंग रहे थे। शारदा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा का लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो, थोड़ा कड़क सेकना, गौरा ने कहा तो शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और नीरज को मुलायम पराठे पसंद है। पराठे बनाते बनाते शारदा जी की नज़र पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वो ललचाई नजरों से देख रहा था। शारदा जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, वहां बैठो, मैं देती हूँ तुम्हें। गौरव और नीरज का पराठा बनाने के बाद शारदा जी ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गर्म पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से, ये लो पानी पी लो। और एक पराठा बना दूं? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। उसे पराठा खाते देख शारदा जी को अपने पोते दक्ष की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया, फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथ से खिलाओ। शारदा जी उसकी यादों से खोई थी कि पांडे जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दिए। क्यों, क्या हुआ? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। शारदा जी को पांडे जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज पांडे जी की बात सुनकर शारदा जी को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है। गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। पांडे जी कुछ और बोलते उससे पहले ही रमेश बोल पड़ा, ठीक से बात करो उनसे, बहुत बड़ी हैं आपसे। पांडे जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती। वो और भड़क गया। माहौल देखकर वो बच्चा आधा पराठा छोड़कर ही ना जाने कहाँ चला गया। शारदा जी को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाज़ों में शारदा जी की आवाज़ कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद रमेश और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा, तुम परेशान परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं रमेश की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उसके काम से उसके परिवार का पेट पलता है। अम्मा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं वैसे भी तंग आ गया था इस हरामी के साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ, कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अक्षय के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? गौरव ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएं। अम्मा,
आप मेरे साथ चलोगी? हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे। तो आप अकेली कैसे रह सकती हो? रमेश ने कहा तो शारदा जी मजबूर होकर रमेश के साथ चल दी। कमरे पर पहुंचते ही रमेश ने कहा, आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा, मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही जो है बहुत है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो था नहीं जिस पर दो लोग सो सके, इसलिए शारदा जी के बैठने के पहले रमेश ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा, तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा, माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चों को सुकून से सोते देखती है। शारदा जी ने कहा तो रमेश उदास हो गया। बेटा, ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है? सब्जी तो नहीं है? अम्मा, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा, दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूँ मैं। हाँ अम्मा, ये तो मिल जाएगा। रमेश ने 2 डब्बे निकाल कर अम्मा के सामने रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक चादर था। अम्मा, ये तुम्हारे लिए एक ही चादर था, इसीलिए उदास दूसरा लेने गया था। शारदा जी सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। ये सच है कि कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर प्रेम के रिश्ते से हो जाते हैं। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे, ठीक है? बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की ज़रूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है मेरे पास, जब ज़रूरत होगी तो बताऊंगा। वैसे अम्मा, मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना। हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वो कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे रमेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए रमेश ने पूछा, अरे अम्मा, तुम सोई नहीं? बेटा, कमरे की कूड़ी बहुत ऊंची है, इसीलिए लगा नहीं पा रही थी। और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अरे अम्मा, यहाँ कमरे में लेने के लिए है ही क्या? और जो इस सामान को भी चुरा कर लेकर जाएगा तो ये सोचकर संतोष कर लूंगा कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो हैं। तो शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, चूल्हे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ अम्मा, टेबल और स्टोव दोनों का जुगाड़ कर लिया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना। वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा, ठीक पांडे जी की दुकान के सामने, जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? शारदा जी ने कहा तो रमेश बोला, अम्मा, कमरे से निकलकर बाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ही ऑटो खड़ा होगा। उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएगी तो वो 10 रुपए में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा। और खुले पैसे दाल के डिब्बे में रखे हैं, वहां से ले लेना। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है तुम्हें। हाँ अम्मा, कहते हुए रमेश गद्दे पर लेट गया और 2 मिनट में ही खर्राटे भी मारने लगा। बेखबरी से उसे सोते देख शारदा जी को अच्छा लगा। वो मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अतीत और वर्तमान में खोई हुई शारदा जी भी कब सो गईं उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि रमेश कमरे में नहीं था। नियत समय पर शारदा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नीम के पेड़ के नीचे रमेश ने अपनी दुकान सजाई थी और वो काम में व्यस्त था। शारदा जी को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर दिया है। बच्चे कई बार पूछ कर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। पांडे जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। शारदा जी उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में ही उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान खो देखकर अच्छा नहीं लग रहा था।
तभी उन्हें देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। गौरव ने कहा, अम्मा, तुम्हारे पराठे का ही इंतजार कर रहे थे। अब बस जल्दी खिला दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। नीरज कहाँ है? आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आया। आज शारदा जी पराठे बनाने लगी। रमेश ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटका दी थी, जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठे का दाम पांडे जी की दुकान से कम रखा गया था और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। रमेश पराठे बनाने में शारदा जी की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग गई। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और रमेश के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा चलो, अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर भीड़ लगने लगेगी। रमेश ने कहा तो शारदा जी बैठ गईं। वो भी थक गई थी। रमेश ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज रमेश ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। शारदा जी ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद रमेश की दुकान पर फिर भीड़ जमा होने लगी। वहीं पांडे जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तभी पांडे जी और रमेश की नज़र आपस में टकराई। इस बार रमेश की आंखों में जीत की खुशी थी। वहीं पांडे जी अपनी इस हार से तिलमिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठे के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के प्यार से निर्मित स्वादिष्ट पराठे खा लिए हो, उन्हें ये कहाँ पसंद आने वाले थे। पांडे जी का ये पैतरा भी फेल हो गया। काम करते करते कब शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। चलो अम्मा, अब घर निकलते हैं। रमेश अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर शारदा जी को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकाल कर गिनने शुरू किए। अम्मा, जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? 2,000 रुपए। अगर 500 सामान का भी घटा दें तो एक दिन की कमाई कुल 1500 हो गए। अम्मा, शारदा जी रमेश की खुशी से बेहद खुश हुई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और रमेश दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी रमेश के पास। उसे टूटा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज पांडे जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठों पर थी। रमेश निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया तो शारदा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, काम शुरू नहीं करना है? अम्मा, तुम देख नहीं रही क्या टेबल टूटी पड़ी है? काम कैसे करेंगे? बेटा, टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन बाकी की बची टांग तो तोड़ सकते हैं ना। तोड़ दो, इसे आज पराठे बैठकर बनाएंगे। रमेश को अम्मा की ये बात सही लगी और उसने टेबल की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी। अब वो टेबल नहीं, लकड़ी की एक पाटकी बची थी, जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए, ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों को पांडे जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्के दुक्के लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे, उन्होंने भी आज रमेश की दुकान का रुख कर लिया। एक बार फिर रमेश की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी मक्खियां मार रहे थे। वो अपनी इस हार से तिलमिला उठे। उनके अंदर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। पांडे जी अपमान का ये घूंट पीकर चुप रह जाने वालों में से नहीं थे। पांडे जी के इरादों से अनजान रमेश अपने काम में लगा था। रमेश आज
ग्राहकों की बढ़ती संख्या से और खुश नजर आ रहा था। कोई अपनी सफलता से खुश था, तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद रमेश अपना पूरा सामान लेकर शारदा जी के साथ घर को निकल गया। आज वो लकड़ी की पार्टी भी अपने साथ ले गया। उसे पांडे जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा, मुझे इस लालची इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं ये क्या करेगा। बेटा, ये कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे साथ में है, बस उस पर ध्यान दो। जो नहीं, उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। रमेश ने बोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से पांडे जी के यहाँ काम कर रहा था, इसीलिए जानता था वो कि कितना घातक इंसान है। लेकिन शारदा जी की बातें याद करके उसने खुद को समझा लिया, जो होगा देखा जाएगा। अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी रमेश की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी की दुकान पर बस कुछ लोग सिगरेट और चाय के लिए खड़े थे। तभी एक पुलिस वाला रमेश की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब। ये तुम्हारी जमीन है? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन ही हुए यहाँ धंधा लगाते हुए। रमेश ने घबराते हुए कहा तो पुलिस वाला बोला, जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ के रखा है क्या? हटाओ ये दुकान, अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसे ना कहो सरकार, ये हमारी रोजी रोटी है। अभी की अभी ये दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने रमेश और शारदा जी की एक ना सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से जमीन पर गिरा दिया और बोला, आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर पुलिस वाला सड़क से दूसरी तरफ पांडे जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। रमेश अपनी किस्मत पर रो पड़ा। शारदा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो घर चलें। कहकर सड़क पर गीले आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। शारदा जी ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। तभी गौरव शारदा जी से बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या? तो शारदा जी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तभी गौरव ने रमेश से कहा, रमेश भैया, कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना और अपना पता तो देकर जाओ। रमेश ने अपना पता बताया और चुपचाप ऑटो में बैठ गया। कमरे पर पहुंच के रमेश गद्दे पर लेट गया तो शारदा जी ने पूछा, चाय बनाऊं? नहीं अम्मा। शारदा जी ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और 1 कप ले जाकर उसे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा, हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहाँ से अम्मा? सही तो करते हैं चोर लुटेरे। ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था। अम्मा, अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते तो मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते लोग। बेटा, जरूर इसमें भी कुछ हमारा अच्छा छुपा होगा। शारदा जी ने कहा तो रमेश बोला, नहीं अम्मा, उस साले को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं आता हूँ। कहकर रमेश बाहर जाने लगा तो शारदा जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। रमेश शारदा जी की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए। रमेश अब तक घर नहीं आया था। शारदा जी को उसकी चिंता सताई जा रही थी। वो कई बार कमरे के बाहर निकलकर सड़क पर जाकर देख चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ जाए, किससे रमेश के बारे में पूछे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे, लेकिन शारदा जी की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 बजे रमेश लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। शारदा जी जाग रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वो सो चुकी हैं। रमेश
नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वो शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब रमेश नहीं उठा तो शारदा जी ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहां? वो नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझ रखा है क्या? और उसके घुटने टेक दिए तो क्या करें? अम्मा फिर जाऊं वह अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हमें उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करनी है? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा तुम उसे नहीं जानती, उसे जैसे ही पता चलेगा वो वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। रमेश की बात सुनकर शारदा जी मन ही मन उदास हो गईं और दोनों के लिए चाय बनाने लगी। शारदा जी चाय बना ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रमेश सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने गौरव और नीरज खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर शारदा जी मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो। चाय बनाकर तैयार है। शारदा जी ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा के पराठे की याद आई और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। रमेश भैया आप ज्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी से हम आज बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। रमेश उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। गौरव और नीरज चाय पीकर चले गए। उनके जाने के बाद रमेश थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा तुम्हें क्या लगता है कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा भूख लग रही है, कुछ बना दो ना, मैं घर फोन पर बात करके आता हूँ। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही अच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद कहना। रमेश मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। शारदा जी खाना बनाने में जुट गईं और सोचने लगी मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारी मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच मुकेश को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वो मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? दक्ष अब भी मुझे याद करता होगा या अब भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे शारदा जी के मन में, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर शारदा जी की आंखों में नमी थी। पीछे से रमेश ने आवाज दी, देखो अम्मा मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा दक्ष? अपनी अम्मा के लिए ये दक्ष कौन है? अम्मा रमेश ने शारदा जी की आंखों से आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे कहाँ रो रही हूँ, मैं थोड़ी देर पहले प्याज काटी थी तो शायद इसीलिए आंखें गीली हो गई। नहीं अम्मा तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है ये दक्ष जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो? बेटा सारे सवालों के जवाब अगर मेरे पास होते तो मैं यहाँ थोड़ी ही होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूँ, जहाँ हवा मुझे बहाए ले जा रही है, बहे जा रही हूँ जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। खाना खाते खाते शारदा जी ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए तो ठीक है। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। हाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रमेश ने दरवाजा खोला तो फिर से वही गौरव और नीरज खड़े थे। उनके साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर
डला हुआ था और चेहरे पर काला चश्मा। ये हैं हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष दीपक शर्मा, गौरव ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। तभी दीपक शर्मा बोला, अम्मा पहचाना तुमने मुझे? उस दिन आपने मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। शारदा जी मुस्कुरा दी। हाँ बेटा याद है। तो पहले तो ये 30 रुपए पकड़ो, वो उधारी खत्म करूं। बेटा चाय बनाऊं, पियोगे नहीं? नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के मूली के पराठे खाने आऊंगा, वो भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वो पुलिस वाला, अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजा जी थाना इंचार्ज हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो। तो रमेश ने उसके नंबर ले लिए। चलो अम्मा अब मैं चलता हूँ, दीपक शर्मा ने कहा तो गौरव और नीरज भी उसके साथ चल दिए। उनके जाने के बाद रमेश खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ, आज ही शिव शंकर भगवान के दर्शन करके आते हैं, रात तक आ जाएंगे और कल से धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर शारदा जी जल्दी से तैयार हुई और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते उन्हें रात के 11 बज गए। जल्दी से आकर सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। 8 बजे जब शारदा जी की आंख खुली तो रमेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना, तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी से धनिया आलू मिर्च सब लेना है तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, तुम 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें, ठीक है बेटा? रमेश कमरे से बाहर निकल गया तो शारदा जी भी जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। शारदा जी के पहुंचने से पहले ही रमेश ने आलू उबाल कर रख दिए थे। शारदा जी को देखते ही बच्चों की भीड़ लग गई। पांडे जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि रमेश फिर दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में पांडे जी अपनी दुकान पर थे और सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे उसे देखकर कोई भी कह सकता था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखो गंदगी फिर भी आ ही जाती है। रमेश समझ रहा था जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही है, लेकिन वो अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। पांडे जी और तिलमिला के उठे, उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर सबसे अनजान अम्मा और रमेश बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी रमेश की नज़र सामने से आते उसी पुलिस पर पड़ी जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। रमेश ने धीरे से कहा, अम्मा स्टोव बंद कर दो। शारदा जी ने उसकी कपकपाती आवाज़ सुनी तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से पुलिस वाला पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया यहाँ दुकान नहीं लगाना तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब वो तो मैं साले अब मेरे सामने जुबान भी चलाएगा। पुलिस वाला रमेश पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है बे? कहते हुए पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा। अरे विश्वनाथ जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं बाहर चले गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था, अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मेरे से बात करना।
तो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए चुपचाप वहां से निकल गया। विश्वनाथ जी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूँ। खैर, अभी यहाँ तो तुम अपना काम चालू रखो। शारदा जी ने विश्वनाथ जी को धन्यवाद किया। पांडे जी रमेश की खुशी देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन विश्वनाथ के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। रमेश की खुशी बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। शाम को घर आने के बाद रमेश ने शारदा जी से कहा, अम्मा, मैं सोच रहा हूँ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूँ। पांडे जी की दुकान ही बंद करवा देता हूँ। बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा उसमें और तुम में। तुम गलत नहीं थे तो देखो, मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है, दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। पांडे जी कैसे भी हो, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों तक सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते नहीं देखना चाहती। हाँ अम्मा, कह तो तुम सही रही हो। खाना पीना खाकर रमेश और शारदा जी दोनों सो गए। अब हर रोज रमेश की दुकान पर भीड़ जमी रहती। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। शारदा जी को तो मानो पूरा परिवार ही मिल गया। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। अब रमेश ने अपनी दुकान पर और बंदे भी रख लिए थे। शारदा जी ने उनको सब कुछ सिखा दिया था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। शारदा जी 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार से होने लगी थी। आज भी रोज की ही तरह शारदा जी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ खबरें पढ़ रही थी। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस खबर को पढ़कर शारदा जी ने अखबार टेबल पर रख दिया। तभी रमेश चाय का कप लेकर शारदा जी के कमरे में आया और उन्हें गहरी सोच में डूबे हुए देखकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आज पेपर नहीं पढ़ रही हो? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, उससे भी कहीं तेजी से ये रिश्ते बदल रहे हैं। आज एक 70 साल की बूढ़ी को कोई इलाहाबाद के स्टेशन पर अकेला छोड़ गया। इस खबर में शारदा जी को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वो उस औरत के लिए बेचैन हो रही थी। क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? किस्मत अच्छी होगी तो एक वृद्धा आश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर भी इसी पेपर में छपेगी। शारदा जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। रमेश, हाँ अम्मा, देखो मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो ना, हिसाब किताब किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है नहीं? ऐसी बात नहीं है। मैं ये सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मुझे मेरे पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज शारदा जी का मूड रमेश को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अम्मा, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा, मोबाइल रख लेना अपना, तुम अक्सर ले जाना भूल जाती हो। और वैसे अम्मा तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूँ, पर कहाँ जा रही हो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। कोई निश्चिंत जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूँ। ठीक है अम्मा, जाओ, मैं गौरव को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है बेटा, कहकर शारदा जी अपने कमरे से निकल गईं और वो अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है ये आपकी? हाँ, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे? रेलवे स्टेशन पर खबर खबर तो आज आई है।
एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत खराब हो गई है उसकी। पुलिस वाले की बात सुनकर शारदा जी ने कहा, ठीक है, धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होते पर क्या मैं उसे अस्पताल से ले जा सकती हूँ? हाँ, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर पर कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही हैं। ठीक है, बोलकर शारदा जी गौरव के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वो वृद्ध महिला आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल के कर्मचारी से शारदा जी ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है? बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे, शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। हम इलाज तो कर रहे हैं। ये कहते हुए वो कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। शारदा जी कुछ सेकंड सन्न खड़ी रह गईं। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत कमजोरी है, अभी ठीक होने के बाद ले जा सकते हो। तो शारदा जी ने गौरव को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवा दी है, जागने पर बस रोती रहती हैं, रात में भी जागती रहती हैं। 1 घंटे में उठ जाएंगी, दवा का असर खत्म हो जाएगा। शारदा जी से बेहतर भला कौन जानता कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहाँ गुम हो जाती है। वो जमीन पर बैठकर उस वृद्ध का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। शारदा जी और गौरव दोनों ही उसके लिए अजनबी चेहरे थे। तुम मुझे अपनी बहन समझो। गौरव, अनार का रस गिलास में डाल दो, शारदा जी ने गौरव को कहा। वो वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले ये रस पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोला है। देखो बहन, आज तुम जिस स्थिति में हो, 4 साल पहले वही स्थिति में मैं भी हो चुकी हूँ। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमा कर खाने में जो सुकून मिलता है उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनकी दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वृद्धा रोते हुए बोली, पर जीऊँ किसके लिए? जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो, जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो, बहुत कमजोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं, अपनी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूँ। लो अम्मा, ये फल कटवा के ले आया। गौरव ने कहा तो शारदा जी ने फलों से भरी प्लेट को उस बूढ़ी के पास रख दी और उन्हें ले जाने के लिए डॉक्टर से बात करने चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दवाइयाँ हैं, उन्हें समय पर खिलाइएगा। शारदा जी ने अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहाँ वृद्धा को पुलिस के दिए गए एक कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता। ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर शारदा जी उसे लेकर घर की ओर निकल गईं। घर पहुंचकर शारदा जी ने घर का दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला। शारदा जी के साथ उस वृद्धा को देखकर वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया।
तभी शारदा जी ने कहा, ये मेरा बेटा है, जैसे तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। शारदा जी उसे अपने कमरे में ले गईं और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर अपने कमरे से निकलकर शारदा जी रमेश के कमरे की ओर जा ही रही थी कि उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी। ये घर है या धर्मशाला जो हर किसी को यहाँ लाकर पटक दिया? मैंने पहले तुम्हारी माँ की सेवा की, फिर तुम्हारे धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूँ। अब वो किसी और को यहाँ ले आई, ना जान ना पहचान, कल किसी और को उठाकर ले आएंगी। देखो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी तीमारदारी नहीं कर सकती मैं। बहू की बात सुनकर शारदा जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गईं। 2 कप चाय लेकर रमेश के कमरे में गईं। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक अलग घर ले लूं। अब मेरी बहन भी आ गई है। रमेश समझ गया कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली है। लेकिन अम्मा, रमेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे कोहनी मारी। तो शारदा जी बोली, बेटा, आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, वहाँ अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते हुए ना देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ। अम्मा, मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने और बहू ने मुझे माँ का पूरा सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि एक घर किराए से ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहाँ चली जाऊं। शारदा जी ने कहा तो रमेश उदास होते हुए बोला, ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ लूँ तुम्हारे लिए। शारदा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। 1-2 दिन में रमेश ने शारदा जी के लिए एक नया मकान किराए पर देख लिया और वो अपनी बहन के साथ वहां रहने चली गई। जब रमेश ने उन्हें किराए के घर में छोड़कर वापस जाने लगा तो उसकी आंखें भर आई। उसने शारदा जी के पैर छूकर कहा, अम्मा, माफ कर देना मुझे। कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में भी 2 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूँगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया। बहू गलत नहीं है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है, जहाँ लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सकें। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। रमेश चला गया। शारदा जी जिस बूढ़ी औरत को अपने साथ लाई थी उसका नाम बिमला था। अच्छा खाना पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। शारदा जी से मिलकर उसे एक बात का संतोष हुआ कि वो अकेली नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन लगता है अब समय बदल रहा है। जैसे इंसान पुरानी आउटडेटेड चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहते, वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए पुराने हो जाते हैं। अब शारदा जी ने अपना अलग से धंधा शुरू कर लिया। बिमला जी को अचार बहुत अच्छा बनाना आता था, इसीलिए उनसे अचार बनवा लेती और खूब खुद पराठे बना लेती। जैसे बच्चों के बीच शारदा जी के पराठे फेमस थे, वैसे जल्द ही बिमला जी का अचार भी फेमस हो गया। तो शारदा जी अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगीं। अब उन्हें लगने लगा था कि हर औरत में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है कि वो अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती हैं। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वो पराठा बना रही थी, तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर
पुकारा तो शारदा जी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी। अम्मा, ये सुनकर शारदा जी ने नजर उठाकर देखा तो सामने उनका पोता दक्ष खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में शारदा जी को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में दक्ष काफी लंबा हो गया था, चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थीं। दक्ष शारदा जी ने कहा तो दक्ष बोला, हाँ अम्मा, तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए, तुम्हें उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गईं। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा, अम्मा गुम कैसे हो सकती हैं? आप फिर से ढूंढने जाओ। मैंने पापा को बहुत कहा लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबके लिए सबक सिखाऊंगा। इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे आज मेरी अम्मा मिल ही गई। शारदा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने दक्ष को गले लगा लिया, उसका माथा बार बार चूमती रही। शारदा जी ने उसे प्यार से बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और आपके बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता ने जो भी किया वो अच्छा ही किया हो। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे मेले में छोड़कर नहीं जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती और जिंदगी भर बोझ बनकर रह जाती। इसीलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम उनके बुढ़ापे में सहारा बनना और हो सके तो समय निकाल कर मुझसे मिलने आने आते रहना। ये देखो, अब मैं तुम्हारी बिमला अम्मा जी के साथ यहाँ आराम से रह रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो दक्ष मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना ज़्यादा बुरा किया, लेकिन फिर भी आप उनके भले के बारे में सोच रही हो। हाँ बेटा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूँ और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसीलिए अब आप भी मेरी चिंता करनी छोड़ दो बेटा, और रोज मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना, ठीक है? अम्मा, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर दक्ष वहाँ से चला गया तो शारदा जी की आंखें नम हो आई। वो खुश तो बहुत थी, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी उनकी बड़ी बहन बिमला जी ने कहा, अरे, मुझे कमजोर बताने वाली आज खुद रो रही है। नहीं बहन, वो पोते को बहुत सालों बाद देखा ना, तो आंखों में पानी भर आई। चलो, हम अपना काम करते हैं। कहते हुए शारदा जी ने अपने आंसू पोंछे और फिर से बिमला जी के साथ पराठे बनाने में लग गईं। अब दोनों बहनें खुशी खुशी रहती। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर